के सीरीज में उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप यह परीक्षा के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल आते हैं। ये थियरी की सीरीज जो है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई, इसके अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं यूपी स्पेशल मार्क के पूरे से पूरे अंक मिले, इस सेशन में बने रहे। इसके बाद हम लोग इसकी एक और विस्तृत अध्ययन सीरीज लेकर आएंगे। अभी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ इसकी एमसीक्यू की सीरीज भी लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये लर्निंग विद दुर्गेश ऐप इंस्टॉल करके आप यूपी स्पेशल के सभी एमसीक्यू वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी थियरी है। इसके बाद हम इसकी ऑप्शनल मतलब यूँ कह सकते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तर स्पेशल को हम लोग पढ़ लेंगे, जहाँ से आपके ढेर सारे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। उत्तर प्रदेश के भूगर्भ अगर देखा जाए भूकर्मिक दृष्टि से भारत के प्राचीनतम ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये पूछा जा सकता है, परीक्षा में सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश के भूगर्भिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा या भाग है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। ये हुबहू सवाल देगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। और प्रायः इसमें से क्या होता है कि देशांतर के अंक बदल देता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से याद करना है। और मुझे लगता है कि आप इसके स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको लेने भी दुर्गेश के ऐप पर मिल जाएगी। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्य क्रम की चट्टानें कहा जाता है। जी हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्यन क्रम की चट्टानें भी कहा जाता है। आदिकाल में निर्मित नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीस के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का पूरब से लेकर पश्चिम तक का जो विस्तार है लगभग 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की बात की जाए तो 240 किलोमीटर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय की सीरीज में भी आपको पढ़ने और देखने को मिल जाता है। हम और आगे चलते हैं। आगे आपके सामने कह रहा है कि प्राचीन काप मिट्टी के निक्षेपों को बांगर और नवीन निक्षेपों को खादर के नाम से जानते हैं। प्राचीन पुरानी जो काप का निक्षेप उसे बांगर कहते हैं और नवीन जो निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टी के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। माने बांगर क्षेत्र पुरानी मिट्टियों के उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता। यह मिट्टी उर्वरक नहीं है, यह मिट्टी उर्वरक नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद यूपी जो है वो चौथे पायदान पर है। खादर क्षेत्र में वे निचले क्षेत्र हैं जहाँ पर नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुँचकर नई मिट्टी की परत जमा करता रहता है। खादर क्षेत्र बहुत उपजाऊ होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, आप पूछे भी जाते हैं कि खादर क्षेत्र क्या होते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ होते हैं। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। दक्षिण के पठारी भाग को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। यह क्षेत्र जो है दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी की परीक्षा के लिए। आगे अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश भारत का पहला स्थान, मतलब जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर, जबकि क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। विश्व के 5 देशों में ऐसे जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। ये ब्राजील के बाद छठे नंबर पर आता है। इसका निर्माण अत्यंत प्राचीन काल में प्रवाहमान समुद्री निक्षेप से हुआ है। इस पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। मतलब इस पठार की जो सामान्य ऊंचाई है वो 300 मीटर के आसपास है। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार का कुल क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर है। कैसूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है, जिसकी रचना विंध्य शैली से हुई है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में प्लास नामक घास बहुताय पाई जाती है। वर्षा की मध्य मात्रा होने के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियां छोटी होती हैं। उत्तर प्रदेश की जो रूढ़ जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ये क्लासें निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश में मेरे द्वारा ई लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज और ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और यूट्यूब पर आप इसे देख पा रहे हैं। ऊंच कटबंधी व मानसूनी है। तराई क्षेत्र में यह गर्मी में नमी के लिए रहती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी नाम मात्र की भी नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर
स्थल खंड की विशालता, धरातली विषमता, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव पड़ने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अंतर पाया जाता है। इन सभी विषमताओं के आधार पर प्रदेश में 3 ऋतुएं हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। जरा आप कमेंट करिएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको इसमें सबसे अच्छा मौसम कौन सा, अच्छा ऋतु लगता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हम और आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में अधिकतम औसत जो तापमान होता है वह 36 सेंटीग्रेड से लेकर 39 सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर न्यूनतम की बात करें जो शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें जो सबसे न्यूनतम होगा वह 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर कई स्थानों की बात करें तो अधिकतम जो तापमान है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र कर्क रेखा के अति निकट होने के कारण यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि कर्क रेखा के सबसे निकट होने के कारण। मई जून में तीव्र गति से चलने वाली पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई व अगस्त महीने में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह जुलाई व अगस्त महीने में होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कहाँ से होती है, यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। उत्तर प्रदेश में अरब सागर से उठे मानसून से नाम मात्र की वर्षा होती है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो अरब सागर जलवायु उठता है उससे नाम मात्र की ही वर्षा केवल होती है। जनवरी में पाला पड़ता है तथा कोहरा छाया रहता है। आपको भी पता होगा, वैसे 25 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, लेकिन उसका असर कुछ दिन बाद देखने को मिलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो जनवरी महीना होता है यहाँ पर पाला पड़ता है, कोहरा छाया रहता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की, तो ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नोट्स के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। गंगा नदी, यहाँ इसका उद्गम जो है ये गंगोत्री, अर्थात अगर हम बात करें तो यह उत्तराखंड में है और यह बंगाल की खाड़ी में लगभग 2994। अगर देखा जाए यूपी अगर हम बात करें तो शायद आपको भी जानकारी होगी और आप लोग भी जानते होंगे, इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत में बहती है। और गंगा नदी सबसे लंबी दूरी यूपी में तय करती है। यूपी में अगर बात करें तो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और अगर प्रवेश करने की बात करें तो ये गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया के घाघरा नदी में समाहित हो जाती है। अगर बात करें कि गंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बलिया के निकट घाघरा नदी में समाहित हो जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो सभी को जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे लंबा जिला बदायूं में, अगर गंगा नदी की सबसे लंबी दूरी की बात करें तो बदायूं जिले में सबसे ज़्यादा दूर तक गंगा नदी बहती है। सभी लोग इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानते रहें। यमुना नदी की अगर हम बात करें तो ये बंदर पुष्प के पश्चिमी ढाल पर हिमानी यमुनोत्री से उत्तराखंड में इसका भी जन्म है। गंगा, इसकी जो मिलन है ये गंगा है और ये बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई लगभग 1385 किलोमीटर है। तो यह भी आप लोग जानते रहेगा, हो सकता है यहाँ से भी आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाए। जी हाँ, ये प्रयागराज में गंगा नदी के संगम पर जाकर मिल जाती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात की जाए, गिरी है, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोस इसकी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इसके किनारे शहर जो है पोटा साहिब है, यमुनानगर है, दिल्ली है, मथुरा, आगरा, हमीरपुर, प्रयागराज, मतलब अगर देखा जाए तो पूछा जाता है। लखवर 82 बांध इस पर बना हुआ है। घाघरा की अगर हम बात करें तो जो घाघरा है यह है मापचा चुंगो नेपाल तिब्बत से निकलती है। यह नेपाल के मापचा चाचुंगो हिमनत से निकलती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। राप्ती, शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। इसके किनारे जो बसे शहर है अयोध्या है, इसे फैजाबाद जिला है, बलिया है, इस पर घाघरा बांध बना है और जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। चंबल की बात करें, देखिए जो ये लंबाई है इसकी एग्जैक्ट नहीं है और लंबाई भी नहीं पूछा जाता आपकी परीक्षाओं में। अगर मैं यहाँ पे बात करें, देखिए अगर हम बात करें तो जी हाँ, चंबल नदी, अगर चंबल नदी की हम बात करें यहाँ पे तो ये मध्य प्रदेश के मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और यह यमुना में जाकर
इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? इटावा के पास। इसकी जो सहायक नदी है काली सिंध, सिप्ता है, पार्वती है, बनास है, निवाज है, सिप्रा है, दूधी नदी है। इस पर जो बांध बना है, गांधी सागर है, राणा प्रताप है सागर है, जवाहर सागर बांध है, जो जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, ये पूछा जाता है। सोन नदी की अगर हम बात करें, सोन नदी को हम स्वर्ण नदी भी कहते हैं, ये आपका स्वर्ण नदी भी कहलाता है। ठीक है, यह अमरकंटक की पहाड़ियों के सेसा कुंड से निकलती है। कहाँ से? सेसा कुंड से, सेसा कुंड से निकलती है और जाके गंगा में, पटना से पहले गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करें तो महानंदी है, बांस है, गोपत है, रिहंद है, कांकर है, उत्तरी कोयल है, कान्हर है, घग्गर है। और यहाँ पर बालू के सोने के कण के कारण इसका नामकरण, मतलब इसमें जो बालू है इसमें सोने के कण मिलते हैं, इस कारण इसे सोन नदी के नाम से, स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। इस पर जो है टेहरी में सिंचाई बांध है, बनास बाढ़ है, बनास बाढ़ सागर बांध है। ठीक है, तो यह भी गंगा में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे इसमें से है आपकी राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह रुकुमकोट नेपाल से निकलती है, लघु हिमालय से रुकुमकोट। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, सभी लोग यहाँ से, हो सकता है परीक्षा में आपके पूछ ले कहाँ से निकलती है, तो रुकुम कोट, ये नेपाल से निकलती है और बरहस के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। गोरखपुर इसके किनारे बसा शहर है। अगर हम बात करें रामगंगा का, तो रामगंगा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये नैनीताल के निकट दूल्हा टोली की श्रेणी से निकलती है। नैनीताल के पास से ये जो रामगंगा है वो दूल्हा टोली से श्रेणी में निकलती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी मिल जाती है, कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। यह इसकी सहायक नदी कोह नदी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये प्रवाहित होती है और कालागढ़ बांध इस नदी के किनारे बसा है, कालागढ़ बांध। अगर हम बात करें वेतवा नदी की, तो जो वेतवा नदी है, जी हाँ, ये रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्यन पर्वतमाला से निकलती है और जाकर, जी हाँ, ये हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगर हम बात करें तो सांची, ओरछा, हमीरपुर इसके किनारे बसे शहर है। माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। माता टीला बांध, राजघाट बांध इसी नदी पर है। माता टीला, माता टीला है, राजघाट है, ये सब बांध इस नदी के तट किनारे बसे हैं। अगर हम सिंध नदी की बात करें तो जो सिंध नदी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेंगे। नैनवास टोंक राजस्थान निकलती है, यमुना में जाकर मिल जाती है। जी हाँ, सिंध नदी के बारे में, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास इसका नहीं है और नहीं इतना हम लोग को, मतलब वही पढ़ना है जहाँ से आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल आते हैं। के नदी के बारे में पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। के नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है के नदी। मिलान हिमनद कुमायूं उत्तराखंड यहाँ पे दे रहा है, लेकिन ये सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से। और चिल्ला बांध यमुना नदी में मिल जाती है। रोहन जलप्रपात है इस पर और ये यमुना में मिलती है, चिल्ला बांध में, बांदा, चिल्ला बांदा में यमुना नदी से। टोंस नदी की अगर हम बात करें, इसको तमसा नदी से और किस नाम से जानते हैं? तमसा नदी। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करें तो ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। तमसा कुंड वहीं के जलाशय से निकलती है, तमसा कुंड से, और ये इलाहाबाद के आगे सिरसा में गंगा नदी से मिल जाती है। शारदा नदी की अगर हम बात करें तो जो शारदा नदी है, जी हाँ, यह गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, घाघरा में जाकर मिल जाती है। इसकी दूरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा, ये तिब्बत के सीमांत कुमाऊं के निकट के मेलाप हिमनद से निकलती है। बाराम घाट के निकट घाघरा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, शारदा बांध इस पर बना, इस पर जो बांध है वो शारदा बांध है। शारदा बांध इस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगर झीलों की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं जहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल कभी कभी पूछ ले जाते हैं और कई बार यहाँ से सवाल आ भी चुके हैं। ठीक है, देखिए नदियों से जुड़े हुए अगर यूपी स्पेशल की बात करें तो कुछ प्रमुख हम नाम आपको बता दें। जैसे हो सकता है अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। जैसे ये पूछा जाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना नदी सीमा निर्धारण करती है। लखीमपुर और बहराइच के बीच घाघरा नदी सीमा निर्धारित करती है। पीलीभीत और नेपाल के बीच शारदा नदी सीमा निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
देखिए शारदा नदी जो है इसके कुछ नाम है। शारदा नदी देखिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था आपके सामने भी। शारदा नदी को काली, महाकाली नदी और गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी को कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में करनाली कहते हैं, मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहते हैं और अयोध्या में इसे सरयू कहते हैं। जो राप्ती नदी है ना, इसे हम बूढ़ी गंडक कहते हैं। और जो गंडक नदी है उसे नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं और मैदानी क्षेत्र में नारायणी कहते हैं। बेतवा नदी जो भी हम लोगों ने पढ़ा, इसे वेत्रवती नदी कहते हैं। टोंस नदी को तमसा नदी कहते हैं, मैंने पढ़ाया। सोन नदी को स्वर्ण नदी कहते हैं। केन नदी को कर्णवती नदी कहते हैं। केन को हम कर्णवती कहते हैं, कर्णवती नदी के नाम से जानते हैं। गंगा जो है मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करती है। यमुना सहारनपुर के फैजाबाद गांव में प्रवेश करती है। रामगंगा कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। शारदा ब्रह्मदेव के निकट से प्रवेश करती है। तो ये पूछा जाता है। कुछ जलप्रपात है जो आपके यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कुशेहरा जलप्रपात, ये भी मिर्जापुर में है। टांडाफाल जलप्रपात मिर्जापुर में ही है। देवदारी जलप्रपात तो मिर्जापुर में 4 प्रमुख जलप्रपात हैं, कुशेहरा, टांडाफाल, देवदारी और बिंधम जलप्रपात। ये चारों मिर्जापुर में है। राजदारी जलप्रपात जो है वो चंदौली में है। चाहे तो आप इसे लिख लें या जो मैं बोल रहा हूँ उसे अपने पास नोट्स के तौर पर बनाते चलें। आगे अगर हम बात करें प्रमुख झीलों की, तो उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ स्थित झीलों का विवरण इस प्रकार है। कीठम झील आगरा, टांडावड़ी ताल मिर्जापुर, और टांडावड़ी से याद रखिएगा टांडाफाल जलप्रपात मिर्जापुर में है। करेला मोहना लखनऊ, मुगे ताल बिसैया रायबरेली, वेतिया नया प्रतापगढ़। इसके स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगी घर बैठे। और सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ेंगे, सभी साथी मित्र जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। राजा का बात लौधी ताल भोजपुर सुल्तानपुर में है। मोती और गौर ताल रामपुर, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, बलहापारा कानपुर, मोराय फतेहपुर, आधी ताल वाराणसी। तो ये आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं, एक बार उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे बसे अगर प्रमुख शहरों की हम बात करें तो गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्जापुर है। गंगा यमुना के संगम पर इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। यमुना नदी के किनारे सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। बटेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि गंगा नदी के किनारे बताइए, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे शहर हैं, जिसमें चुनार है, चकनेरी है, कानपुर है, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपसर, डलमऊ, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, फतेहगढ़, कानपुर, गाजीपुर, सिरसा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सिंगवेरपुर, काला कांकर, बक्सर, कानपुर, सब गंगा नदी के किनारे हैं। अगर यमुना नदी की बात करें तो बटेश्वर है, इटावा, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, कौशाम्बी, कालपी, वृंदावन, ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। गोमती नदी के किनारे लखनऊ और जौनपुर, जिस जनपद से मैं इस वीडियो को बनाकर आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी जनपद से कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुल्तानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, यह सब गोमती नदी के किनारे है। लिख लीजिएगा, गोमती नदी तट पर सीतापुर भी है, लखीमपुर खीरी भी है, मिखरील भी है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। बात करें सरयू नदी की, बहुत इंपॉर्टेंट है सरयू नदी। अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रट लीजिएगा। ठीक है, सरयू नदी के लिए एकदम रट लीजिएगा इसको, यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है। अयोध्या, बरहज भी इस नदी के किनारे है। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा की नदी के किनारे कौन सा है, तो रामगंगा हरदोई, मुरादाबाद, बरेली, ये पूछा जाता है आपके परीक्षाओं के लिए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। और इसमें से कुछ और नदियां हैं, जैसे अगर हम बात करें बागपत जो है यमुना नदी के किनारे, ये भी पूछा जाता है सर बागपत किस कहाँ पे है। बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर, ललितपुर है। सोनभद्र सोन नदी के तट पर है। श्रावस्ती राप्ती नदी के तट पर है। चित्रकूट जो है मंदाकिनी नदी के तट पर है। रायबरेली प्रतापगढ़ सोई नदी के तट पर है। ग्रेटर नोएडा, नोएडा हिंडन नदी के तट पर। गाजियाबाद, मेरठ,
गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा ये हिंडन नदी के तट पर है। तो यहाँ से परीक्षाओं में सवाल झोला भर भर के आते हैं और मैं चाहूँगा इन सभी प्रश्नों को आप याद रखिएगा, रट लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सभी लोग रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था और मैं चाहूँगा कि इसको आप याद भी कर लीजिए, रट कर भी अपने पास जरूर रख लीजिएगा। ठीक है। माता टीला बातवा नदी पर झांसी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर रेहन बात सोनभद्र में है। परीक्षा बेतवा नदी पर झांसी में है। कालागढ़ रामगंगा पर है। गोविंद सागर शहजाद बांध शहजाद ललितपुर में है, यहाँ नदी हो गया। रोहिणी नदी पर ललितपुर में है। सुकमा डुकुमा बेतवा नदी पर झांसी में है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट जो था वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। उम्मीद करते हैं कि जो प्रमुख बांध थे उनको भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ से भी परीक्षाओं में एकदम से सवाल पूछे जाते हैं और आप उनको कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसे याद करिएगा और अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे दरवन झील फैजाबाद में है, नो झील मथुरा में है, फुल्लर झील पीलीभीत में पूछा जाता है कि फुल्लर झील कहाँ पर है, तो पीलीभीत में रट लीजिएगा। राजा का बाग सुल्तानपुर में है। राधाकुंड मथुरा में, सब बांध है, सॉरी झीलें हैं। मदन सागर झील महोबा में है। सुरहा ताल झील बलिया में है। गौर झील रामपुर में है। बड़ा ताल गोखुर शाहजहाँपुर में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। तो ये चाहे तो याद कर सकते हैं। भरतपुर झील जो है रायबरेली में है। दत्तवन झील फैजाबाद है। मोती झील कानपुर शहर में आपको याद होगा। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और है प्रमुख बांध। चंद्रप्रभा जो है अगर हम बात करें तो चंद्रप्रभा चंदौली में। मुसाखंद कर्मनासा चंदौली में। काठी रामगंगा बिजनौर में। रामगंगा बिजनौर में। जिरगो मिर्जापुर में। जामनी ललितपुर में। सजनाम ललितपुर में। ये जगह है, ये नदी है और ये प्रमुख बांध थे। ठीक है, अब इसके बाद आज के सेशन में हम लोग इतना ही। इसके बाद हम एक नया सेशन में लेके आएंगे जहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। एक सवाल आता है उत्तर प्रदेश की नदियों को अगर विभाजन किया जाए तो 3 प्रकार से विभाजन होता है। हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियों में आती है गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, शारदा जिससे काली महाकाली भी कहते हैं, बूढ़ी राप्ती, सरयू, रोहिणी, रामगंगा, हिडन, अरिज कोसी, बाणगंगा। अगर मैदानी नदियों की बात करें तो कर्मनासा, ईशन, आमी, पांडो, सई, वरुणा, गोमती, गोमल ये मैदानी नदियाँ हैं। अगर पठानी नदियों की बात करें तो सजनम है, बिरमा है, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन, कन्हार, सिंध, काली सिंध को ही काली सिंध कहते हैं, चंबल, टोंस, तमसा, केन, कर्णवती, बेतवा, वेत्रवती, सोन, स्वर्ण ये तो पठारी नदियाँ हैं। तो यहाँ से भी परीक्षा में सवाल आता है। अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख घाटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो घाट है आपको वो वाराणसी में मिलेंगे। ठीक है, और वाराणसी के सबसे उत्तरी घाट आदिकेश घाट कहते हैं और सबसे दक्षिणी घाट को 80 घाट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत गुप्तार घाट अयोध्या में है और अरायल घाट नैनी प्रयागराज में है। सरस्वती घाट प्रयागराज में ही है। मुगल घाट फर्रुखाबाद में है। सरस्वती गंगा संगम घाट मथुरा में है। मथुरा में ठकुरानी घाट है, कनखल घाट है, केसी घाट है जो मथुरा के वृंदावन में भी है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। नोट्स से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो फेसबुक और ये वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए लाइव चल रहा है। सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश जुड़ जाइएगा, जहाँ पर इस क्लास के खत्म होने बाद इसकी PDF मिल जाएगी और इसके नोट्स मिल जाएंगे। हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। चैनल पर नए अगर आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को बेल आइकन दबाएगा। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं ना तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आप जरा बताइएगा कमेंट करके आपके ज़िले में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले से है और आपके ज़िले में कौन सी नदी प्रसिद्ध है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, शेयर करिएगा, चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगर आपका कोई व्यक्तिगत सवाल हो ई-लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और इस वीडियो की सभी कंप्लीट जैसे MCQ की सीरीज है, इसकी थ्योरी है और इसकी जो अन्य जो डिटेल में एक और थ्योरी आएगी वो ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर आपको क्रमवार रूप से मिल जाएगी। तो आज ही आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। थैंक यू सभी का। जय हिंद, जय भारत।